ये आपकी गलतफहमी है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था, जो मैंने ओवरव्यू इसमें आपकी वीडियो में भी कैप्चर कर दिया है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, आप राउटिंग पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि राउटिंग कौन कौन से डिवाइसेज जो आपकी राउटिंग परफॉर्म कराते हैं। तो सिर्फ एक राउटर आपका डिवाइस है जो कि क्या कराता है, राउटिंग। तो हम राउटिंग के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। राउटिंग इज़ अ प्रोसेस हाउ टू फॉरवर्ड द पैकेट। तो राउटिंग आपकी टू टाइप्स की है। राउटिंग्स आर टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक वे वी ओनली मैनुअली जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं वो सब क्या है, स्टैटिक। तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने पूरा इसके ऊपर डिस्कस भी कर लिया, प्रैक्टिकल भी कर लिया है। फर्दर इसमें ऐसा कोई भी और नहीं बचा जो मैं आपको कराऊं। आज हमें जो पार्ट स्टार्ट करना है वो है आपका डायनेमिक। तो डायनेमिक भी आपका फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका इंटीरियर और एक है एक्सटीरियर। इंटीरियर भी फर्दर आपका कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका डिस्टेंस वेक्टर और एक है लिंक स्टेट। लिंक स्टेट, तो जो डिस्टेंस वेक्टर है आपका राउटिंग, ये इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स आते हैं। एक है रिप। लिंक स्टेट में आपका आता है OSPF। एक और इन्होंने डेवलप किया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। यहाँ पे आपके जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है EIGRP। ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, एक्सटीरियर में आपके दूसरे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं BGP। जनरली जो ISP एंड से जो कनेक्शंस मिलते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। अपने हम इंटीरियर में देखो, इंटीरियर क्या है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके जो इंटरनल, जब आप एंटर करते हो, एंटर करने से जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जो भी PCs हैं, डिवाइसेस हैं, जितने भी यूज़ हो रहे हैं, ये सारे के सारे डिवाइसेस आपके एक इंटर डोमेन में होते हैं। और इसी डोमेन को हम बोलते हैं इंटीरियर राउटिंग, जो आपके अपने नेटवर्क में है। तो हम जो भी इंटीरियर राउटिंग कराते हैं, देखो स्टैटिक तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या आप आगे आपका डायनेमिक। स्टैटिक में क्या है, सब कुछ मैनुअल ना, मैनुअली आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो। ये तो चलो ठीक है कि एक डिवाइस या फिर आपका अप टू 5 या 10 डिवाइस तक भी, अगर मैं मानूँ तो मैक्सिमम 10 डिवाइस तक भी हम इसे ईजिली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं और ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। लेकिन मोर देन अ डिवाइस ऑफ 10 अगर हो जाते हैं आपके नेटवर्क में, तो क्या पॉसिबल है आप ईजिली उसे मैनुअली कॉन्फ़िगर करोगे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं मोर देन 10 डिवाइसेस अगर यूज़ करूँ, राउटर यूज़ करूँ, तो ईजिली मैनुअली मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लूँ। और ट्रबल शूट के लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि हर राउटर पे मेरे को जाना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो कुछ भी आता है तो हर राउटर पे मेरे को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डायनेमिक, इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली कुछ हर एडमिनिस्ट्रेटर को ना स्टैंड करके उन्होंने क्या करा, एक राउटिंग प्रोटोकॉल, कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया कि कुछ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगी और कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो वो ईज़िली अपने आप ही परफॉर्म कर देता है ट्रबल शूटिंग के, जो हमें उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मैनुअली वहाँ जाना नहीं पड़ता। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली क्या करता है, कुछ सिंपल हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे सिंपल कर देता है। और दूसरा कि कुछ टास्क होते हैं जो लिमिटेड, जो छोटे छोटे टास्क होते हैं जो ट्रबल शूटिंग पर्पस के, वो ईजिली अपने आप ही हैंडल कर लेता है। ठीक है, जैसे कि मान लो सिंपल मैं एक डायग्राम बनाता हूँ।
एक राउटर है R1, इससे R2 कनेक्ट है, और एक है R3 और R4। देखो अगर R1 से अगर मैं स्टैटिक यूज़ कर रहा हूँ, R1 से अगर R2 भी जा रहा है और R3 भी, ये कनेक्शन अवेलेबल है R4 के किसी नेटवर्क के लिए। इट मीन्स कि इस कनेक्शन के लिए R1 के पास 2 राउट्स हैं। तो स्टैटिक में क्या है कि अगर इनकेस ये वाला पाथ अगर वो यूज़ कर रहा है, पहले कौन सा पाथ यूज़ कर रहा है, ये वाला पाथ अगर वो यूज़ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली अगर ये डाउन हो जाता है इनकेस, तो ऑटोमेटिकली ये इस पाथ को इलेक्ट नहीं करेगा। आया कुछ समझ में या नहीं आया? R1 के पास इस राउट पे जाने के लिए 2 राउट हैं, 2 रूट हैं। तो अगर इस वाले रूट को फर्स्ट यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये पहले वाला राउट डाउन हो जाता है, इनकेस ये लिंक इसका डाउन हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली इस नेक्स्ट पाथ को, जो सेकंड पाथ है, रूट है, इसको इलेक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेगा। और ऐसा ही अगर सेम मैं यहाँ पे कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करता हूँ, रिप है, EIGRP है या OSPF है, ये प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, ये प्रोटोकॉल्स कुछ टास्क और भी होते हैं, राउटिंग नहीं होता। तो ये दोनों अपने टेबल्स, अपनी जो राउटिंग टेबल होती है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो ये करता है क्या है कि अगर इनकेस ये लिंक डाउन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये इस दूसरे पाथ को इलेक्ट कर लेता है फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग। तो ये जो टास्क हुआ, ये मैंने तो नहीं बताया ना, इसलिए क्या हुआ, एक जो राउटिंग प्रोटोकॉल रन हो रहा था, उसने ऑटोमेटिकली अपने आप चूज़ कर लिया कि मैं अगर ये वाला लिंक फर्स्ट टाइम में ये वाला लिंक यूज़ कर रहा था, और ये लिंक अगर इनकेस डाउन हो जाता है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप का जो पैकेट था, जो यहाँ पे जो पैकेट वो प्रोसेस कर रहा था, पैकेट फॉरवर्डिंग कर रहा था, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही इस वाले पाथ से सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये यूज़ होता है आपके डायनेमिक राउटिंग का। तो यही पर्पस है आपके डायनेमिक राउटिंग का, मीन्स कि कुछ भी हो, कोई लिमिटेड जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, ट्रबल शूटिंग होती है, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। हमें वहाँ पे हर बार मैनुअली उसमें जाके इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये दूसरी बात एक भी है कि अगर जब मल्टीपल राउटर्स होते हैं, तो वहाँ पे यही चीज़ यूज़ होती है, राउटिंग प्रोटोकॉल। ये क्या करते हैं, अपने आप ही इन राउटिंग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो राउट्स होते हैं R1 पे, इसके लेन में जितने भी राउट्स चल रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे पे शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये राउट्स यहाँ से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, या इनका कुछ राउट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपने राउट्स को एडवर्टाइज़ करा देगा R2 के पास। चाहे आपके नेटवर्क में चाहे 255 डिवाइस क्यों ना लग रहे हो, तो वहाँ पे ये सबके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो स्टैटिक में क्या करते थे, मैनुअली जाके सब कुछ कॉन्फ़िगर करते थे। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो R1 के जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स होंगे, उनको सिर्फ एडवर्टाइज़ करा दो अपने राउटिंग प्रोटोकॉल में। तो ये इस राउटिंग प्रोटोकॉल का हेल्प की वजह से ये लास्ट अपने आप ही जो राउट्स आपके R1 पे चल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको 255 वाले राउटर पे भी मिलेंगे। तो हम इसको टास्क परफॉर्म करके देखें, तब आपको और क्लियरली आएगा। हमारे पास यहाँ पे 3 राउटिंग प्रोटोकॉल हैं इंटीरियर के लिए, रिप, EIGRP और OSPF। पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिप के ऊपर, यानी कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। एक तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, पूरा लिख देता हूँ, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। इसके मार्केट में आपके पास वर्जन्स हैं, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। मोस्टली आज की डेट में जो हम यूज़ करते हैं वो वर्जन 2 ही करते हैं।
वर्जन 1 की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जो वर्क करता है, ये करता है क्लासफुल पे काम, वर्क ऑन क्लासफुल राउटिंग। ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज को, और यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट का जो एड्रेस है इसे यूज़ करता है ये अपनी मैसेज पर्पस के लिए। नो समराइजेशन सपोर्ट, नो ऑथेंटिकेशन सपोर्ट। देखो एक प्रोटोकॉल है आपका रिप, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, ठीक है। डिस्टेंस उससे उसका कितना डिस्टेंस है एक राउटर से राउटर 1 का,
वेक्टर कितना एक टाइम लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में। तो इस राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। इसके कुछ वर्जन्स है, वर्जन 1 एंड 2। वर्जन 1 जो होता है वो क्लासफुल को सपोर्ट करता है। व्हाट इज़ क्लासफुल एंड क्लासलेस? जैसे कि 192.10.1.1 और सेकंड वाला 1.2 है तो वो पूरा नहीं दिखाता है, बस एक 10 दिखा देता है पूरे को है, और दूसरे वाले में पूरा अलग अलग सेपरेट करके दिखाता है सारे 10 के सारे वर्जन 1.1 1.2 1.3। ठीक है, जैसे 10.0.0. ये क्या है? एक नेटवर्क है। और 10.1.1.0 भी एक नेटवर्क है। दो नेटवर्क हैं। देखो अगर ये इसको एडवर्टाइज कर अगर ये इसको एडवर्टाइज करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, इसको 10 है तो 10 को क्या करेगा, क्लास 1 के अकॉर्डिंग उठाएगा और आपको सिर्फ एक एडवर्टाइज करेगा, सिर्फ ये वाला नेटवर्क आईडी, ये वाली नेटवर्क आईडी करेगा। जबकि बाय डिफ़ॉल्ट चल क्या रही है वहाँ पे 10.1.1.0 ये वाला नेटवर्क चल रहा है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये आपको एडवर्टाइज करके दे रहा है, ये देता है क्लासफुल, यानी कि हम इसको कहते हैं क्लासफुल। और ये जो 10.1.1.0 है तो ये वाला जो नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहा है आपका, तो ये क्लासलेस है। यानी कि जो एडवर्टाइजिंग करेगा, जो वर्जन 2 है आपका, ये एडवर्टाइजमेंट करता है उसके अकॉर्डिंग जो आपके इंटरफेस पे इनेबल है। यानी कि अगर इनेबल आपके इस पे ये है, जैसे 192.168.1.0 है ये नेटवर्क है, तो यहाँ पे 192 के हिसाब से नहीं एडवर्टाइज़ करेगा। ये क्या करेगा, उसी के हिसाब से एडवर्टाइज़ करेगा जो आपका है, जो अवेलेबल है, जो नेटवर्क आपने दिया है। जैसे मेंशन मैंने यहाँ पे किया था 10.1.1.0 इंटरफेस पे, तो यही चल रहा था, यही नेटवर्क चल रहा था, तो यही एडवर्टाइज़ करना चाहिए था ना इसको। लेकिन रिप वर्जन 1 में सिर्फ सिंपल जो 10 का नेटवर्क होता है उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको एडवर्टाइज़ करता है। ठीक है, तो ये इसका कोई सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे नहीं है वर्जन 1 में, तो ये वर्जन 2 में है सिर्फ आपके। तो क्लासलेस राउटिंग करता है। दूसरा एक ब्रॉडकास्ट मैसेज, देखो जितने भी राउटर 1 है, राउटर 2 है नेटवर्क में, राउटर 3 है या राउटर 4 भी है आपके पास। तो राउटर 1 क्या करता है, अगर आपका रिप इनेबल है, मान लो यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है रिप, तो रिप वर्जन 1 होगा, तो ये क्या करेगा, अपने जितने भी इंटरफेसिस पे इसके रिप चल रहा है उन सब इंटरफेसिस पे जो मैसेज जो फॉरवर्ड करता है लिंक के ऊपर, वो सब कुछ एक ब्रॉडकास्ट होता है। ये इस मैसेज का यूज़ करता है। यानी कि हर बार हम क्या करते हैं, हर बार हम यही करते हैं ना कि एक सोर्स होता है और एक क्या होता है, डेस्टिनेशन। आप कुछ भी राउटिंग वगैरह कराओगे तो आपको एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक ही है। तो यहाँ पे क्या करता है R1, जिस पे रिप वर्जन 1 इनेबल होगा, R1 क्या करता है, इसके लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, इसके लिए इस तरीके से कोई डेस्टिनेशन नहीं होता कि जैसे अब मान लो मैं इसका IP है 192.168.1.1 और R2 का IP एड्रेस है 192.168.1.2। तो यहाँ पे इसको क्या करना चाहिए, इसके सामने डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो इसको क्या करना चाहिए कि सोर्स में ये लेके जाना चाहिए, और पिंग किससे कराएगा, इससे डायरेक्टली नहीं। यहाँ पे इस तरीके से नहीं करता ये। यहाँ पे क्या करता है कि ये जिस भी इंटरफेस पे रिप इनेबल है उससे एक मैसेज जनरेट करेगा, और मैसेज जो जनरेट होगा वो ये होगा कि सोर्स तो है 168.1.1 और ये कम्युनिकेशन करना चाहता है कि नेटवर्क में जितने भी रिप इनेबल है, पहले तो फाउंड ही करेगा ये कि मेरा कौन नेबर है। तो यहाँ पे जो फाउंडिंग का इसका जो वे है वो ये है कि ये जो क्या करेगा, डेस्टिनेशन पर्पस के लिए अपने हमेशा एक IP होता है जो कि ब्रॉडकास्ट IP होता है, इस IP एड्रेस को यूज़ करता है अपने कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। तो इस IP एड्रेस के अकॉर्डिंग ये अपना डेटा फॉरवर्ड करेगा लिंक पे। तो यहाँ पे भी अगर रिप चल रहा होगा, अगर आपका रिप चल रहा होगा तो जैसे ही मैसेज इस वाले इंटरफेस पे पहुँचेगा, यहाँ पे मैसेज आ गया, सोर्स में क्या है 1.1, डेस्टिनेशन में क्या है 255। तो अभी अगर रिप नहीं चल रहा होगा तो ये क्या करेगा, इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा, यानी कि रीड नहीं करेगा।
क्योंकि इसको पता ही नहीं है। सेम इसको ऐसे मान लो आप कि अगर आप तमिल से हो और कोई न्यू दिल्ली का कैंडिडेट है, इसको हिंदी आती है तो इसको अपनी तमिल आती होगी, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना होगा, क्या होगा, या तो आइदर ये तमिल सीखे या फिर ये अपनी हिंदी सीखेगा। तो दोनों में यही चीज़ है। तो जब तक इनका कोई कॉमन नहीं होगा तब तक इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो सेम यही है कि राउटर रिप पे अगर आपका रिप राउटर 2 पे अगर रिप नहीं चल रहा होगा तो ये इस मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा, और जैसे ही अगर रिप चल रहा होगा तो इस मैसेज को रीड करेगा और रीड में चेक करेगा कि हाँ मैं जो 255 है इसको रीड कर सकता हूँ और ये मैसेज भी मेरे लिए ही है। तो इसके बिहाफ पे ये यहाँ से एक रिप्लाई देगा और ये भी सेम रिप्लाई देगा किसके ऊपर, 255 के ऊपर। तो जब ये 255 के ऊपर R1 की साइड करेगा, R1 फॉरवर्ड टू R1, तो R1 भी इस मैसेज को रीड कर सकता है। अब दोनों ने जैसे ही रीड किया तो एक चीज़ इनके पास कॉमन आ गई ना, 255 और 255। तो अब ये क्या करेंगे, अपने जो सोर्स एड्रेसेस होते हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी अपने नेबर्स को दे सकते हैं। तो दे देंगे तो इसको पता चल जाएगा कि आपसे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो आईपी है ये 1.2। ठीक है, एक तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब सेम ये तो हो गया, 3 आपकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, टर्म होती हैं। एक होता है यूनिकास्ट, एक होता है मल्टीकास्ट और एक होता है ब्रॉडकास्ट। तीनों में डिफरेंस क्या है? यूनिकास्ट आपका 101, मल्टीकास्ट में रेट्स 1 2 नो यानी ब्रॉडकास्ट में एक्टिव 1 2 और। तो ये जो मैसेज होता है, ये होता है ब्रॉडकास्ट। तो रिप को ये नहीं, रिप वर्जन 1 को ये नहीं पता होता कि उसके नेटवर्क में कितने राउटर्स के ऊपर रिप चल रहा है। तो उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन कैसे गेट करनी होती है, वो सिर्फ जब भी कोई मैसेज फॉरवर्ड करता है अपने उस इंटरफेस से, तो ये यूज़ करता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस का, और उस ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज़ करके अपने लिंक, जितने भी लिंक इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, उन लिंक्स के ऊपर इस मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है। तो जब ये मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है तो इसको रीड करने के लिए जितने भी राउटर्स के ऊपर रिप चल रहा होगा वो इसको रीड कर लेते हैं और उसके बिहाफ पे क्या देते हैं, एक रिप्लाई देते हैं। और इसी एड्रेस का यूज़ वो भी करेंगे, रिप्लाई देंगे तो इनके बीच में एक नेबरशिप बन जाएगी। लेकिन रिप वर्जन 2 में ऐसा नहीं होता। रिप वर्जन 2 में कैसा होता है, रिप वर्जन 2 में होता है मल्टीकास्टिंग। यहाँ पे ये जो यूज़ करता है अपने कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, एक एड्रेस होता है 224.0.0.9। ठीक है, यहाँ पे ये जो करेगा, ये क्या करता है कि अब रिप वर्जन 1 जितने भी इंटरफेस पे रिप वर्जन 1 इनेबल होगा, उन्हीं इंटरफेसेस से अपने उस नेटवर्क को या उस राउटिंग को जो अपडेट होगा उसे फॉरवर्ड करेगा। और इसको पहले ही पता होगा कि मेरे को कौन मेरा नेबर है, तो इसलिए ये इस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 में एक और जो डिफरेंस था वो ये था, समराइजेशन। रिप वर्जन 1 में आप कोई भी एड्रेस को समराइज नहीं करा सकते हो। जैसे आप लोगों ने कभी 9, 10, 12 या 5th 6th में पढ़ा होगा, आपके टीचर्स वगैरह आपको एक बोलते थे कि इस लेकिन इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे सिर्फ आप एक क्या निकालते थे, एक समरी। तो वही सेम आपके यहाँ पे भी है कि अगर आपके लेन में, आपके नेटवर्क में मान लो R1 है और R2 है, और R2 के पीछे कुछ लेन चल रहे हैं और ये सब इंडिविजुअल आ रहे होंगे R1 के पास, जितने भी लेन इसके पास होंगे सब एडवर्टाइज होंगे, सबकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी इसके पास। अगर आप चाहते हो कि नहीं, R1 चाहता है कि मेरे पास ये इंडिविजुअल ना आए, मेरे पास सिर्फ क्या है, एक समरी एड्रेस। क्या है, एक समरी एड्रेस। तो ऐसा यहाँ रिप वर्जन 1 में नहीं है, आप कर नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कहाँ पे पॉसिबल है, रिप वर्जन 2 में ये चीज़ आपकी पॉसिबल है। एक और लास्ट टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी आपके रिप वर्जन और रिप वर्जन 2 जब मैं लिख रहा था, तो लास्ट था ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑथेंटिकेशन?
कोई ही एक्सेस ना कर पाए जो ऑथराइज तो ऑथराइज किसी को आप ऑथराइज करते हो, ठीक है। देखो अगर R1 और R2 है, यहाँ से रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 1 में अगर कोई इन्फॉर्मेशन करता है, पहली बात तो ये ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट करता है तो जितने भी इसके इंटरफेसेस होंगे सबसे वो मैसेज फॉरवर्ड होगा। वो मैसेज फॉरवर्ड होगा तो R2 भी हो सकता है, R4 भी हो सकता है और R5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन सबको वो मैसेज मिलेगा, इन सबको मैसेज मिलेगा। अननेसरी वो क्या होगा, एक तो बैंडविड्थ का भी यूज़ होगा, दूसरी बात हमें चाहिए नहीं था R5 ये भी नेबर बन सकते हैं। उस मैसेज को रीड करके ये भी तो नेबर बन सकते हैं ना। तो वो क्या कर सकते हैं, R1 के पीछे जो लेन चल रहे थे इनकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि रिप वर्जन 2 में एक सपोर्ट है, ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो, ऑथराइज कर सकते हो कि मैं यहाँ पे आपको ऑथराइज करता हूँ, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लूँगा या दूंगा वो किसको दूंगा, जो मेरे से ऑथराइज है, जो कि मेरे से ऑथराइज है। तो ये उसी तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आप लगा सकते हो जिस तरीके से आप अपना ब्लूटूथ लगाते हो, ब्लूटूथ यूज़ करते हो। तो ब्लूटूथ में क्या होता है, एक सिंपल अगर आप करोगे कि ब्लूटूथ विदाउट पासवर्ड वगैरह कर देते हो तो वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर कर देता है। आपके फ्रेंड्स जितने भी होंगे जिससे आप डायरेक्टली एक बार कनेक्टेड हो गए, उन सबको कुछ भी इन्फॉर्मेशन सेंड करोगे सबके पास जाएगी, सब रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप सिंपल एक ऑथेंटिकेशन लगाते हो, की लगा देते हो, वहाँ पे भी लगाते हो ब्लूटूथ में कि जब वो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, जैसे इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल पे जाती है तो आप उसे कहते हो कि यार ये की लगा देना 110 112 या 123। आप यूज़ करते हो ना, किया है आप लोगों ने यूज़, जिसने यूज़ किया होगा उसके लिए ईजिली होता है। समझ, जब भी आप ब्लूटूथ से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो वहाँ पे भी हम ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। सेम आपका रिप वर्जन 1 में तो नहीं है, रिप वर्जन 2 में है। और मैंने आपको क्या लिखा है, रिप जो आपकी मैट्रिक कैलकुलेट करता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन लाता है ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। मान लो R1 को R4 से बात करनी है तो R4 इसके डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन ये इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही होगी, R2 से आ रही होगी। तो R2 से जो इन्फॉर्मेशन इसके पास आएगी तो ये इसमें एक काउंटेबिलिटी बताता है यहाँ पे कि रिप वर्जन 1 को ये इन्फॉर्मेशन देगा R2 कि अगर आपको R4 से बात करनी है, अगर आपको R4 से बात करनी है तो ये आपसे कितनी दूर है। तो R2 इसको बता देगा कि ये मेरे से तो 2 होप अवे है, और R3 के पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगी कि मेरे से R4 कितनी दूर है। मान लो 2 था तो यहाँ पे क्या रहेगी इन्फॉर्मेशन 3। तो ये जो काउंटेबिलिटी थी सिर्फ एक होप के ऊपर करता है। नेटवर्क में कितने राउटर्स हैं मेरे पास, इसका जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम जो ये डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है, मैक्सिमम जो हॉप काउंटेबिलिटी है इसकी वो है 15। जैसे इसकी 16 इसकी वैल्यू हो जाएगी तो ये इसके लिए इनफिनाइट हो जाती है। मैक्सिमम इसके हॉप काउंट कितने हैं? नहीं, दोनों में है। बात जो वर्जन 1 और वर्जन 2 था, जहाँ लिखाना था मैंने आपको लिखा दिया। रिप यूज UDP प्रोटोकॉल नंबर 250। UDP प्रोटोकॉल यूज़ करता है आपका रिप, और इसका जो नंबर होता है वो होता है 520। रिप जो अपने कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो होता है UDP। उसका नंबर होता है 520। कुछ यहाँ पे रिप के कुछ मैसेजेस होते हैं अपडेट मैसेज। R1 और R2
जब एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन जब शेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अपडेट मैसेज। मैसेज यहाँ पे कॉल होता है उसे हम कहते हैं अपडेट मैसेज। और ये एवरी 30 सेकेंड में एक दूसरे को भेजते हैं फुल अपडेट्स। ये क्या होते हैं? फुल अपडेट्स होते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन R1 के पास होती है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन R2 पे जाती है, और जो इन्फॉर्मेशन R2 के पास होती है वो पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी, यानी कि पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी R1 को फॉरवर्ड होती है, जिसे हम कहते हैं फुल अपडेट। और ये एवरी 30 सेकेंड्स में जाते हैं, और जिसकी वजह से आपके रिप को हम कहते हैं इट कन्वर्ज वेरी स्लो। इट कन्वर्ज वेरी स्लो। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है, ये कन्वर्ज स्लो इसलिए होता है। R1 और R2 पे मान लो अननेसेसरी हर 30 सेकेंड में एक अपडेट जा रहा है, फुल अपडेट जा रहा है, तो उससे एक बैंडविड्थ भी क्या होगी? यूज़ होगी, कंज्यूम होगी ज़्यादा। जो भी बैंडविड्थ होगी वो भी हाँ। एक तो एक होता है कि लाइव चेक करने के लिए कि जिंदा भी है नहीं है 30 सेकेंड में कुछ इसके टाइमर्स होते हैं। यहाँ पे रिप के अंदर आपके कुछ टाइमर्स हैं। एक होता है इनवैलिड 180 सेकेंड, होल्ड टाइम 180 सेकेंड, और फिर है आपका तो आपका अपडेट ही टाइम था 30 सेकेंड ही है। फ्लश टाइम 240 सेकेंड। देखो ये किस लिए होते हैं? ये टाइमर्स का यूज़ करता है। R1 है और R2 है, अगर इसके पीछे कुछ लेन चल रहे हैं और इसके पीछे भी कुछ लेन चल रहे हैं, और इनकेस कोई लिंक अगर डाउन हो जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन R1 और R2 के पास जो जाएगी वो इमीडिएट नहीं जाती है। यहाँ पे क्या होता है? ये इस प्रोसेस के लिए टाइमर्स का यूज़ कर रहा होता है। अगर इनकेस ये वाला जो लिंक है ये 180 सेकेंड तक क्या कर देगा? इसको एकदम जैसे इमीडिएटली कोई नेटवर्क डाउन हो जाता है तो 180 सेकेंड्स के लिए इसको इनवैलिड कर देगा। ठीक है, इनवैलिड कर देगा। अगर ये राउटिंग टेबल में 180 सेकेंड्स के अंदर आ जाता है अब, तो ये दोबारा से रिफ्रेश कर देगा इस नेटवर्क को। ठीक है, अगर इन उसी सेम टाइम में दोनों टाइम ये एक साथ ही यूज़ हो रहे होते हैं और इसको होल्ड भी कर देता है, अपने नेटवर्क में आगे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजता है, उसको क्या कर देता है? होल्ड कर देता है। और ये होल्ड कब तक करके रखता है? 180 सेकेंड तक। प्लस वैसे यहाँ 240 सेकेंड लिखा है आपका, लास्ट जो टाइमर्स है 240 सेकेंड लिखा है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में इस तरीके से है 180 सेकेंड जो इन दोनों के टाइमर्स चल रहे हैं और प्लस 60। ठीक है, तो 240 सेकेंड। तो रेस्ट ऑफ जो सेकेंड्स बची हैं यानी कि 60 सेकेंड, तो उसमें ये क्या करता है? आपको नेटवर्क को दिखाता है पॉसिबली डाउन। अगर पॉसिबिलिटी डाउन के टाइम अगर कोई नेटवर्क अप आ भी जाता है तो उसको अपनी राउटिंग टेबल में ऐड नहीं करेगा जब तक ये पूरा का पूरा रिमूव ना हो जाए अपनी राउटिंग टेबल से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राउटर जब भी उसकी नेटवर्क पे जितने भी इंटरफेस हैं और जब उनको राउटिंग प्रोटोकॉल में इनेबल कराएंगे तो ये क्या होंगे? अपनी एक राउटिंग टेबल बिल्ड करेगा और अपनी राउटिंग टेबल में इन राउट्स की एंट्री कर लेगा। तो ये जो राउट्स हैं ये कब जाएंगे कब आएंगे? देखो ये टाइमर्स का इसलिए भी यूज़ होता है कि अगर R1 और R2 के पास ये टाइमर जो यूज़ होते हैं वो बेसिकली इसी चीज़ के लिए होते हैं। अगर रिप आपका चल रहा है तो ये क्या करता है कि कोई भी नेटवर्क इस तरीके से तो क्या होगा? अगर ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बनाएगा अपने पास तो जितने भी राउट्स अवेलेबल होंगे एक राउटिंग टेबल बिल्ट होगी। अब राउटिंग टेबल तो बिल्ट हो जाएगी, कोई नेटवर्क चला गया तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। और कोई नेटवर्क अगर अप आ गया जाने के बाद लिंक अगर फ्लैप होगा तो वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। तो आगे जो फॉरवर्ड करेगा इसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं रहेगी। और R2 से कोई पैकेट अगर इस नेटवर्क के लिए आ रहा होगा तो वो तो R1 तक आएगा ना, R1 तक आएगा। और R1 पे आने के बाद पता चलेगा कि नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। तो इसलिए इस टाइमर्स का यूज़ होता है कि अगर कोई राउट चला जाता है तो ये उस टाइमर के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री अपनी राउटिंग टेबल में करा देता है, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन R2 को पता चल जाती है कि ये जो राउट है
ये क्या है, अभी वहाँ पे डाउन है। अगर ये लिंक डाउन है तो ये आगे कोई भी पैकेट आगे फॉरवर्ड नहीं करता है, उसके लिए यहीं पे ही होल्ड कर देता है उस पैकेट को। तो इससे जिससे कि अपना जो बैंडविड्थ है वो कंज्यूम नहीं होगी। और जिसे हम कहते हैं लूप, लूप एक वर्ड होता है, इस लूप वर्ड को भी थोड़ा समझो, आगे आएगा। इससे मान लो R1 है, R2 है, R3 है और R4 है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो अब R1 है, क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट, एक मैसेज कॉपी यहाँ से निकालेगा, एक मैसेज कॉपी यहाँ से निकालेगा। ऐसे ही R2 करेगा सेम, किसी नेटवर्क के लिए एक कॉपी यहाँ से निकालेगा, एक कॉपी इधर से निकालेगा। R4 भी सेम काम करेगा, R3 भी सेम करेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इस तरीके से जो घूम रही है, राउंड ऑफ राउंड ऑफ राउंड ऑफ घूमती जा रही है, ये यहाँ पे जो हम इस वर्ड को, जो टर्म हमने बोली है उसे बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं, लूप। तो आपको हमेशा माइंड में होना चाहिए कि लूप है क्या, क्योंकि बहुत बार ऐसा आएगा कि आप बुक्स वगैरह रीड कर रहे होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा टू अवॉइड अ लूप, टू अवॉइड अ लूप, टू रिड्यूस अ लूप प्रोसेस, और ये समथिंग कुछ ऐसे करके वहाँ पे लिखा होगा। तो आप लोग सोचेंगे कि लूप पता नहीं क्या है। तो लूप होता कुछ नहीं है, जब एक ही पैकेट आपका अपने नेटवर्क में कंटिन्यूसली राउंड ऑफ घूमता रहता है, उसे बोलते हैं लूप। क्योंकि उसका कोई डेस्टिनेशन मिलता नहीं है उसको, और जिस चीज़ का डेस्टिनेशन मिलेगा नहीं तो वो इतनी देर नेटवर्क पे रहेगा, तो उसे कहते हैं लूप। ठीक है। और लूप्स जो बनने के जो चांसेस रहते हैं मैक्सिमम वो तभी रहते हैं जब आपका अप कंपनी का अप टाइम होता है और एक डाउन टाइम, मीन्स कि आप कह सकते हो जब पीक आवर्स होते हैं, पीक आवर्स होते हैं ना, सुबह मॉर्निंग या फिर इवनिंग। अब बहुत सारी कमांड्स आ जाती हैं नेटवर्क में, तो तब भी वहाँ पे वो कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि एक नेटवर्क को समझ नहीं पाता है, तो एक पैकेट वो पर्टिकुलरली नेटवर्क पे घूमता रहता है, उसकी वजह से लूप भी बन जाते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं तो वो कहते हैं कि यार मैं कैसे लॉग आउट करूँ, अभी तो मेरा सक्सेसफुल लॉग आउट आया ही नहीं है। तभी तो वो अपनी सीट छोड़ेगा ना जब उसका सक्सेसफुल लॉग आउट आएगा। अगर नहीं आएगा तो वो तब तक बैठा ही रहेगा। पता है उसे, उसका डेटा जब तक पूरा प्रॉपर सेव नहीं होगा अपने सर्वर पे जाके, एक कॉपी अगर उसकी सर्वर पे नहीं बनेगी तो वो कल उसके लिए प्रॉब्लम कर सकती है ना। जो बंदे होते हैं वो प्रॉपर लॉग आउट करके ही जाते हैं कंपनी से। तो वो भी चांसेस होते हैं कि पीक आवर्स में ही कई बार हम जब अप कर रहे होते हैं अपने नेटवर्क को, या फिर जब उसे क्लोज कर रहे होते हैं, तब भी नेटवर्क्स में प्रॉब्लम हो सकती है। होती जनरली तभी नेटवर्क्स में प्रॉब्लम है, उससे पहले बीच में कोई नेटवर्क्स में प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं रिप से अकॉर्डिंग। अब रिप की कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ मैं आपको, हाउ टू कॉन्फ़िगर रिप प्रोटोकॉल। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि वर्जन 1 और वर्जन 2 किस तरीके से इनेबल करते हैं वर्जन 2 को, कमांड्स, और इसमें मैं प्रोसेस नेटवर्क को किस तरीके से एडवर्टाइज कराते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ नेटवर्क। और ये क्यों डिफरेंट है आपके स्टैटिक से और डायनेमिक वगैरह में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता लग जाएगा। स्टैटिक में आप लोग करते क्या हो कि जो भी राउट्स R1 है, R2 है, R3 है, R3 के पीछे जो भी राउट्स चल रहे हैं, या R2 के पीछे जो भी राउट्स चल रहे हैं, या R1 के पीछे जो भी राउट्स चल रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आप R1 पे कराते हो। इट मीन्स कि अगर R2 और R3 के राउट्स को आपको कम्युनिकेशन कराना है तो आप वो एंट्री कहाँ पे करोगे, R3 की एंट्री R2 पे भी करोगे और R1 पे भी करोगे। और अगर R1 के साथ कम्युनिकेशन कराना है R2 या R3 का, तो R2 पे भी ये इसके राउट्स के अपडेट दोगे। इट मीन्स कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ऐसा ही सेम कहाँ पे करोगे, R3 पे करोगे। तो ये क्या है, मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑटोमेटिकली में करते क्या हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम एक राउटिंग प्रोटोकॉल है रिप, इसे इनेबल करेंगे, और इनेबल करने से सिर्फ अपने ही राउट्स को एडवर्टाइज करेंगे। हम यहाँ पे अपने ही राउट्स को एडवर्टाइज करेंगे, और आप देखोगे कि राउटिंग डायनेमिक राउटिंग है वो क्या रोल प्ले करती है, किस तरीके से आपके राउटर 3 और राउटर 2 के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली आपस में शेयर हो जाती है। ठीक है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं।
मैंने एक सिंपल टोपोलॉजी आपकी बनाई हुई है यहाँ पे, सिंपल टोपोलॉजी बना रखी है। R1 R2 से कनेक्ट है, R2 R4 से कनेक्ट है, R4 से R3 और R3 से R1 डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी कि आप कह सकते हो, और R1 के ऊपर कुछ लूपबैक्स इंटरफेसेस मैंने इनेबल करा रखे हैं, यानी कि ये क्या है, मेरे लेन नेटवर्क्स चल रहे हैं यहाँ पे। ऐसे R4 पे मेरे अपने कुछ लेन नेटवर्क्स चल रहे हैं, और मेरे को देखना है कि ये R2 से R1 से R4 के पास ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से जाएगी। स्टैटिक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मेरे को इसको कैसे कराना पड़ेगा, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, इसमें आप कैसे करते हो स्टैटिक में।